हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, मनी। आप लोग को मैंने कल के दिन चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर को वाइंडिंग अप के साथ चैप्टर्स को भी वाइंडिंग अप कर दिया। अगर आप चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैप्टर नंबर 1 जाके देख लेना। आप लोग को उसके एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मैंने 3 लेक्चर में समझा के दिया है। और बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, मुश्किल से 12-13 मिनट के एक लेक्चर हैं, तो जाके देख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ और एसपी का भी 3 चैप्टर्स कंप्लीट है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एसपी का भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आइए आज का चैप्टर नंबर 2 मनी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 मनी, ये आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया गया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 मनी। मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब बहुत लोग बोलते हैं पैसा होता है। ओके, नो डाउट, मनी का मतलब पैसा होता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मनी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, पूरा सच नहीं है। तो पूरा सच क्या है? हम लोग अभी मनी का मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज़ अ मनी? मैं आपको एक नोटबुक के ऊपर मनी का मीनिंग लिख के लाया हूँ, तो उस पर हम लोग देखते हैं मनी का मतलब क्या होता है। मनी इज एनी आइटम दैट इज जनरली एक्सेप्टेड हैज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी, आप लोग जो मैं रीड किया इसका मतलब समझाता हूँ। मनी, हमारा जो मनी है, मनी एक ऐसा आइटम है कि मतलब वो जनरली एक्सेप्टेबल हो, कहीं भी एक्सेप्टेड हो जाए विदाउट पेमेंट के लिए। किसके लिए? विदाउट पेमेंट के लिए। किस लिए? गुड्स और सर्विस के लिए। अगर आप दुकान से गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करेंगे तो सर्विस। तो मनी का मतलब ये होता है। मनी का डेफिनेशन और मीनिंग यही है। अभी मनी का डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप सिर्फ मनी का मीनिंग देखिए क्या लिखा है। मनी इज एनी आइटम दैट इज जनरली एक्सेप्टेड हैज़ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी एक ऐसा आइटम है जो कि जनरली एक्सेप्टेड हो जाता है किसी भी जगह पे विदाउट किसके लिए? पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए वो एक्सेप्टेड हो जाता है। ये आपका मनी का होता है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। आपको इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, आपको इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं दिया, वो सिर्फ आपको ऐसा दिया था। हम लोग इंट्रोडक्शन को पार्ट को नहीं, हम लोग अपना बार्टर सिस्टम से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या होता है? आप लोग अपने मम्मी पापा के मुंह से भी बार्टर सिस्टम सुने होंगे, अपने दादा दादी के मुंह से भी बार्टर सिस्टम सुने होंगे। क्या होता है बार्टर सिस्टम? आइए उसको देखते हैं। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम में बार्टर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज होता है। अब गुड्स कैसे एक्सचेंज होता है उसको हम लोग देखते हैं। अभी सपोज आपके पास राइस है, सामने वाले के पास वीट है। अगर आपको वीट चाहिए तो आप अपना राइस दोगे और उससे आप वीट ले लोगे, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम या तो बार्टर ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। पहले ज़माने में, आज के समय में नहीं, आज के लगभग 60-70 साल पहले बार्टर सिस्टम से ही कोई भी ट्रांजैक्शंस किया जाता था। या तो उससे भी बहुत एंशिएंट टाइम्स पहले ही ये सब किया जाता था, बार्टर सिस्टम। हम लोग बार्टर सिस्टम क्यों करते थे? क्योंकि उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, इसके लिए हम लोग बार्टर सिस्टम करते थे। उस समय हम लोग के पास पैसा नहीं था, पैसे का कोई इन्वेंशन नहीं था, इसलिए हम लोग बार्टर सिस्टम बहुत राजा महाराजाओं के समय में हम लोग करते थे बार्टर सिस्टम। समझ में आया होगा। देखिए, बार्टर सिस्टम का एक ही खासियत है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको अपने कोई चीज़ उसको देना पड़ेगा और उससे लेना पड़ेगा। ओके, अब आइए हम लोग डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। आपको टोटल 5 डिफ़िकल्टीज दिया हुआ है। पाँचों डिफ़िकल्टीज आप लोग एकदम बेहतरीन कंसेप्ट में दे रहा हूँ, समझ लीजिए। आप लोग समझ लो, आपके यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 90% तक चांसेस है, 90% तक चांसेस है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में आपके टीचर पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफ़िकल्टीज इन अ बार्टर सिस्टम। तो 90% मतलब ये बहुत हाई चांसेस है पूछे जाने के क्वेश्चन को। तो डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम के मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग डिटेल में उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से बार्टर एंड डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम है। तो आइए शुरू करते हैं।
डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम का पहला हमारा डिफिकल्टीज क्या था? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। हमें सबसे पहला जो इसमें डिफिकल्टीज मिली, हमें इसमें परेशानी मिली, दिक्कत मिली, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स की ही वजह से मिली। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, सपोज मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ, एकदम सरल से सरल भाषा में आप समझिए। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास राइस है या तो चावल है, आप लोग राइस को चावल बोलते हैं, ओके। अभी अगर कोई क्लास 10th में हिंदी मीडियम में था, अगर वो डायरेक्ट अगर वो डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में जंप किया तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और समझते जाएगा। जैसे सपोज आपके पास राइस है और हिंदी मीडियम के लिए चावल है। अगर आपके पास है, अगर आपको वीट की रिक्वायरमेंट है, आपको गेहूं की रिक्वायरमेंट है, तो आप किसके पास जाओगे? जिसके पास गेहूं, जिसके पास वीट रहेगा उसके पास जाओगे, उसको आप बोलोगे देख भाई मुझे वीट की ज़रूरत है, तो मुझे वीट दे दे और तू मेरे से राइस ले ले। लेकिन आप जिससे वीट लेने जाओगे वो सामने वाले को भी तो राइस की ज़रूरत रहनी चाहिए, तो ही ना वो आपका राइस लेगा। मतलब इसमें बार्टर सिस्टम में सबसे पहला जो इसका डिफ़िकल्टीज था कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल तभी होगा जब दोनों आदमी की ज़रूरतें होगी। अगर इसमें किसी एक की ज़रूरत है और एक की नहीं है तो इसमें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। यही कंसेप्ट इस पैराग्राफ में लिख के दिया है, मैं आप लोग के लिए इसे एक बार रीड भी कर लेता हूँ। Lack of double coincidence of funds was one of the major limitations of barter system. For instance, person A has clothes and he wants rice in exchange, and person B has rice but he does not want cloth in exchange. In this case, exchange between A and B will not take place as their wants do not coincidence with each other. हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है, ये दोस्तों बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पे मतलब ये लिमिटेशन लगा देता था, मेजर ट्रांजैक्शंस पे। यहाँ पे देखो लिखा भी है मेजर लिमिटेशंस, तो ये मेजर लिमिटेशन लगा देता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। क्यों? अगर आपको कुछ भी चीज़ गुड्स को एक्सचेंज करना है तो भाई सामने वाले की भी ज़रूरत होनी चाहिए, जो आपके पास है वो आप उसे दे सको। सपोज एक एग्जाम्पल और, अगर आपके पास कपड़ा है, अगर आपके पास क्लोथ है, आपके पास क्लोथ है और किसी आपके फ्रेंड्स के पास राइस है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे राइस चाहिए क्योंकि भाई खाना तो चाहिए ना ये जीने के लिए, तो आप उससे बोलोगे मुझे राइस दे दो और तुम मेरे से क्लोथ्स ले लो। अब लेकिन जो आपका जो फ्रेंड्स है उसको क्लोथ्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो ना आपसे क्लोथ्स लेगा ना आपको राइस देगा। तो मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। सपोज उस समय क्या होता था जब मनी नहीं हुआ करता था, तो हमारे में दिक्कत क्या था? अगर आज के डेट में मैं आपको 2 किलो चावल दे दूं और 2 लीटर दूध दे दूं, तो आप लोग उसका वैल्यू आराम से डिफाइन कर ले जाओगे। लेकिन आप लोग ऐसा सोच के देखो कि जब मनी नहीं था, पैसा नहीं था, तब बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि आप 2 लीटर दूध का और 2 किलो चावल का भाव नहीं निकाल सकते थे, आप प्राइस नहीं निकाल सकते थे। लेकिन आज निकाल सकते हो। अगर पहले आपको किसी से 2 लीटर दूध लेना पड़ता था तो आप उसको 2 किलो चावल दे देते थे, तो भाई प्रॉफिट में कौन गया? प्रॉफिट में तो ओवरऑल वही गया, हम कहाँ प्रॉफिट में गए। ओके, तो अब मैं आप लोगों के लिए इसको रीड भी एक बार कर देता हूँ। देखते हैं क्या लिखा। While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. देखो हम लोग गुड्स को इकोनॉमिक्स के टेक्निकल भाषा में हम लोग कमोडिटी कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्टी टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विथ 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस। ओके, अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, क्या दिया है? डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अगर मान लो आप कोई बिजनेसमैन हो, आप बार्टर ट्रांजैक्शन में कोई भी पेमेंट आप लेते हो। अगर सपोज मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, अब आपके पास कोई किसान है, बोला देख भाई मुझे इतना कपड़ा दे दे, मैं तेरे को 50 किलो गेहूँ दे देता हूँ। तो आप उसको कपड़ा दे दिया, आप उससे गेहूँ ले लिए। अरे 50 किलो गेहूँ बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता, तो आप रखोगे कहाँ उसको?
सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्टोरेज ऑफ गुड्स। आपने गेहूँ का गुड्स तो ले लिया, लेकिन रखोगे कहाँ, सबसे बड़ी बात। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि आप दूध को ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। अंडा, मछली, वेजिटेबल्स, कम्युनिटी, ऐसा कम्युनिटी को आप रख सकते हो, लेकिन दूध, अंडा, मछली, फिश, वेजिटेबल सबका आप ज़्यादा तक नहीं रख सकते। तो अब मैं इसको रीड भी एक बार कर देता हूँ। It is necessary to store goods for future consumption. Sometimes due to perishable nature of certain goods, it was difficulty to store them for future. Perishable commodities like milk, eggs, fish, vegetables, etc. were difficulty to store. Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulk goods. देखो आप लोग जैसे मिल्क, आप लोग मिल्क को ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हो। एग्स को आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। फिश, आप फिश को ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। वेजिटेबल, अभी बताओ, अगर आप आज सब्जी खरीद लिए तो क्या आप एक साल की सब्जी स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं ना, 1 से 2 दिन। तो इसके लिए ये सब चीज़ों को आप ज़्यादा टाइम स्टोर नहीं कर सकते, ये चीज़ ख़राब हो जाती है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या दिया है? इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। ये हमारा चौथा डिफिकल्टी था हमारे बार्टर सिस्टम में। इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इंडिविजुअलिटी का मतलब सुनो, इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को बीच में से आधा कर देना। अगर सपोज एक घर है तो एक घर के बीच में दीवार उठा के एक घर को 2 घर कर देना। इंडिविजुअलिटी में आप किसी भी चीज़ को बराबर बांट सकते हो, लेकिन बार्टर ट्रांजैक्शन में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर आप किसी भी गुड्स को अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो आपको उसमें कुछ भी, मतलब आप उसका हाफ नहीं कर सकते हो। आपको जैसा गुड्स है वैसा ही गुड्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, अगर मान लो आपको हैन खाना पसंद है, हैन जिसको हम लोग मुर्गी भी कहते हैं, हैन खाना पसंद है, तो अभी आप गए, अभी आपसे वो बोलेगा भाई देख मुझे तू एक गोनी तेरे पास जो भी है, चावल है, गेहूँ है, आटा, दाल, जो भी, तू मुझे एक गोनी दे तो मैं तेरे को एक हैन दूंगा, एक मुर्गी दूंगा। तो क्या बताओ, ये कहीं मतलब आप उससे इंडिविजुअलिटी नहीं कर सकते। अगर आप उसको बोलोगे भाई मैं तेरे को आधा गोनी दे देता हूँ तो मुझे एक दे दे, वो बोलेगा नहीं मुझे एक पूरा ही चाहिए। क्यों? ये बार्टर ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा डिफिकल्टी था कि आपको एक मुर्गी के चक्कर में आपको पूरा आपका एक बोरा गेहूँ या तो कुछ भी जा रहा है, कोई भी गुड्स कम्युनिटी, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी। तो आओ हम लोग इसका पैराग्राफ भी रीड कर लेते हैं। In barter system, it was inconvenient to divide animals, house, etc. into small parts, so it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. Example: individually A has a sack of wheat and he wants a goat in exchange. Individually B has a goat and he wants 1/2 of sack of wheat. In this situation, exchange between the two communities is impossible due to individuality nature of goat, for it began a livestock. वही मतलब देखो, आप लोग एनिमल्स को बीच में नहीं डिवाइड कर सकते, हाउस को और भी चीज़ें, और आपने यहाँ तक कि आप स्मॉल पार्ट्स में भी उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। ये डिफ़िकल्टी थी बार्टर सिस्टम में। अब आपका आखिरी डिफ़िकल्टी बचा, डिफ़िकल्टी नंबर 5, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब समझ लेते हैं और आज का लेक्चर यही वाइंडिंग अप कर देंगे। प्रॉब्लम ऑफ, देखो प्रॉब्लम मतलब सबको पता है, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, मेकिंग का मतलब कि समस्या हमारा उत्पन्न हुआ, डेफर्ड पेमेंट का मतलब सबको पता है कि भाई पैसा देना या तो कोई भी चीज़ देना। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड, आप लोग जैसे सपोज आप लोग किसी से लोन ले लिए, आप लोग बैंक से लोन ले लिए, तो आप उसको बोलोगे डेफर्ड पेमेंट। मतलब अब नहीं समझो कोई बात नहीं, अब मैं आपको और एकदम सरल करके बताता हूँ। आप समझो कि किसी शॉपकीपर के पास गए, आप किसी शॉप पे गए, उसको बोले भाई मुझे आपके आजू बाजू में जो भी शॉप होगा आप उसके पास बोले मुझे एक पैकेट बिस्किट दे, आप मुझे एक पैकेट बिस्किट दे दो, मैं आपको शाम को पैसा देता हूँ। मतलब आप अभी उसको पैसा नहीं दोगे, आप उसको पैसा कब दोगे? आप शाम को दोगे। तो मतलब शाम को दोगे मतलब आप डेफर्ड हो गया, क्योंकि आप इन फ्यूचर में पैसा दोगे। आप अभी खड़े नहीं दोगे, इमीडिएटली नहीं दोगे, आप फ्यूचर में दोगे। अभी आप सुबह मतलब शाम को, तो वो हमारा क्या हो गया?
फ्यूचर में आएगा, तो आप पेमेंट को डेफर्ड में दोगे, मतलब फ्यूचर में, इन फ्यूचर। डेफर्ड का मतलब, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट इन फ्यूचर। फिर से सुनो, 2 बार सुनो। डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर इन पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर इन पेमेंट। ओके, डेफर्ड पेमेंट में यही होता है। अब आओ हम लोग इसके थोड़ा पैराग्राफ को भी रीड आउट कर लेते हैं। Deferred payments means payment to be made in future. Repayment of loan was difficulty due to exchange of commodities. और इसका कुछ एक पार्ट इधर भी दिया है, इसको भी हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं। फिर कहिए एग्जाम्पल इट वॉज डिफिकल्टी टू रीपे द प्रिंसिपल गुड्स इन द सेम कंडीशंस इन फ्यूचर। आप लोग अगर किसी से बैंक से आप लोन लिए तो आपको बाद में पेमेंट करना ही करना है, लेकिन आप आज के डेट में इजीली पेमेंट कर सकते हो। लेकिन जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस समय आपको डेफर्ड पेमेंट में बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत देखनी पड़ती थी। क्यों? आपने सामने वाले से आपने पर्सन बी से लोन लिया कि भाई मुझे गेहूं दे दो 100 बोरा, तो आपको मतलब 100 सैक आपको वीट दे दिया। अब आपको उसको डेफर्ड पेमेंट करना है, तो भाई आपसे डेफर्ड पेमेंट में उसकी जो ज़रूरत रहेगी वो उस हिसाब से मांगेगा। अभी मान लो उसकी ज़रूरत है कि मुझे चावल दो, आपके पास नहीं है चावल, तो कहाँ से दोगे? तो ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि डेफर्ड पेमेंट में। ओके, डेफर्ड पेमेंट वो भी बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था, लेकिन आज के समय में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम समझ में आया होगा। अभी जो आपको जो डेफिनेशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, इसको हम लोग कल डे डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, अगर डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई 100% मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।